जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 18 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाओगे विजडम एजुकेशन सर्च करोगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। प्रत्येक दिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम पे, आप जाकर के उसे पढ़ लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि जीडीपी में विनिर्माण का लक्ष्य 17% से बढ़ा करके 25% करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया। तो जीडीपी में जो है विनिर्माण का जो लक्ष्य है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो टारगेट है वो 17%, जो वर्तमान में 17% है, इससे बढ़ा करके 25% करने का लक्ष्य कब तक के लिए तय किया है सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2023, ऑप्शन सी है 2024 या ऑप्शन डी है 2030। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग इसका अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा और साथ ही साथ इसकी रिलेवेंस वर्तमान में क्यों है, इसकी महत्ता वर्तमान में क्यों है, इस बात पे भी मैं डिस्कस कर दूंगा। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा जनवरी के पहले हफ्ते में संभव। तो 5 राज्य हैं जहां पे चुनाव की घोषणा हो सकती है और जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है। ये राज्य आपके भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य में से एक उत्तर प्रदेश है, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। यहाँ पे चुनाव होने वाला है और इसकी चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। अब देखो यहाँ पे अगेन आपके लिए चुनाव आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि चुनाव आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 सदस्यीय समिति होती है चुनाव आयोग। 3 सदस्यीय समिति, इनिशियल ये 3 सदस्यीय समिति नहीं थी। 1989 में इसे 3 सदस्यीय समिति बना दिया गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इस तरह से 3 सदस्यीय समिति है, तीनों का पावर सेम है, तीनों की शक्ति सेम है, तीनों को सेम वेतन मिलता है। लेकिन एक अंतर है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है वो वही प्रक्रिया है जो हमारे देश में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। लेकिन जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उसको हटाने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। मुख्य चुनाव आयुक्त के रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। तो ये बेसिक अंतर है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको हटाने की प्रक्रिया वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। लेकिन जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उसको हटाने का बहुत सिंपल प्रोसेस है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रिकमेंडेशन पे, सुझाव पे राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। बेसिकली जब लक्ष्मीकांत आप बुक पढ़ोगे, और मुझे लगता है कि जब पेपर में कोई इस तरह का न्यूज़ हो, चर्चा में हो, अभी चुनाव आयोग लगातार चर्चा में होगा, तो इसके लिए आपको जाकर के लक्ष्मीकांत के बुक में पढ़ लेना चाहिए। साथ ही साथ आज पेपर में जो है चुनाव सुधार की कुछ समिति का जिक्र किया गया है, या चुनाव सुधार के लिए चुनाव आयोग के जो प्रयास हैं उसका भी जिक्र किया गया है। नीचे का एक न्यूज़ है, तो मैं आपके साथ बस एक डिस्कस करना चाहता हूं कि भारत में जो है चुनाव को लेकर के वर्तमान में क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या चुनौती है, और साथ ही साथ कौन कौन सी समिति बनी है। डिटेल से मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन बेसिक डिस्कस कर दूंगा। देखो, चुनाव आयोग के सामने वर्तमान में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो धन शक्ति का चुनौती है। यानी चुनाव में जो एक्स्ट्रा खर्च होते हैं उसके रेगुलेशन को लेकर के अभी भी चुनाव आयोग पूरी सख्त नहीं हुई है, या अभी से सख्ती से पालन नहीं हो रहा। चुनाव में कितना एक्स्ट्रा खर्चा होता है, चुनाव में काला धन खर्चा होता है, हम सभी को पता है। बाहुबल, राजनीतिक अपराधियों का राजनीतिकरण, गैर गंभीर स्वतंत्र उम्मीदवार, जातिवाद, सांप्रदायिकता, राजनीति में नैतिक मूल्यों की कमी, ये सब जो है वर्तमान में चुनाव के समय में या चुनाव आयोग के समक्ष में एक सारे के सारे डिस्प्यूटेड मुद्दा है। अब देखो, इसको लेकर के कई सारी समिति बनी थी। कुछ समिति को बस मैं नाम डिस्कस कर रहा हूँ, डिटेल से मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। चुनाव आयोग पर अगर मुझे डिस्कस करना होगा, जब समय मिलेगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा हर एक समिति का रिकमेंडेशन और इस रिकमेंडेशन में क्या क्या कहा गया है। लेकिन बेसिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि चुनाव आयोग को लेकर के जो समिति बनी थी 1974-75 में तारकुंडे समिति बनी थी, 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी,
1993 में बोहरा समिति बनी थी। बोहरा समिति एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि बोहरा समिति ने कहा था कि हमारे देश के जो नेता हैं, नेता पॉलिटिशियन मतलब नेता, उसके बाद ब्यूरोक्रेट और उसके बाद अपराधी, ये तीनों की साठगांठ है। नेता, ब्यूरोक्रेट और अपराधी तीनों की साठगांठ राजनीति में है। बोहरा समिति ने ऐसा कहा था अपने रिकमेंडेशन में। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उनके रिकमेंडेशन को सार्वजनिक नहीं किया गया। देश के लिए दुर्भाग्य की कंडीशन है कि बोहरा समिति के सारे रिकमेंडेशन को अभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता समिति बनी थी 1998 में। चुनाव सुधारों पे विधि आयोग का रिपोर्ट आया था 1999 में। चुनाव आयोग की खुद की रिपोर्ट आई थी चुनाव सुधार को लेकर के 2004 में। अच्छा, वेंकटचलैया समिति, जब आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत के बुक के पीछे आप जाकर के देखना, हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो संविधान का 50 वर्ष पूरा हो रहा था, तो उस समय में एक समिति का गठन किया गया था कि संविधान के वर्तमान में जो है क्या रिलेवेंस है या क्या क्या सुधार होना चाहिए। तो संविधान समीक्षा समिति का गठन किया गया था संविधान के 50 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में, और ये समिति थी वेंकटचलैया समिति। 2002 में इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था। उसके बाद वीरप्पा मोइली समिति बनी थी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को लेकर के। MP शाह समिति बनी थी और तनख्वाह समिति बनी थी। तो ये समिति बनी थी जो चुनाव सुधार को लेकर के अपना रिकमेंडेशन दिया है। इसमें 2-3 समिति का नाम तो आपको पक्का याद होना चाहिए। सबसे पहले तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और बोहरा समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, और साथ ही साथ विधि आयोग का रिकमेंडेशन। ये 5 चीज़ आपको पता होना चाहिए जब चुनाव रिफॉर्म्स के बारे में आपको लिखना हो मेंस में, तो इस 5 को आप जरूर कोट कर सकते हैं। भारत को और राफेल देने को फ्रांस तैयार। भारत ने 36 राफेल परचेज किया फ्रांस से, और अभी फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत आए हुए हैं और भारत को एक्स्ट्रा राफेल भी दे सकते हैं। अब देखो फ्रांस का महत्व भारत के लिए क्यों है। एक तो मेंस पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया फ्रांस रिलेशन का जब मैं डिस्कस करता हूँ तो आपके साथ मैंने डिस्कस पहले भी किया है कि फ्रांस वो इकलौता देश था जब 1998 में हमने परमाणु विस्फोट किया था। उसके बाद हमारी हेल्प के लिए आगे आने वाला, चूँकि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध लगा दिया था, बावजूद इसको भारत के पक्ष में आगे आने वाला पहला यूरोपियन कंट्री था फ्रांस। 1998 के परमाणु पोखरण जो विस्फोट किया था, उसके बाद हमारी सबसे पहले मदद जो किया था यूरोपीय देशों में वो फ्रांस था। तो इसलिए फ्रांस इंडिया का रिलेशन हमेशा महत्वपूर्ण रहा। वर्तमान में इंपॉर्टेंस इसका क्यों है? वर्तमान इंपॉर्टेंस इसलिए है कि 2022 में यूरोपीय यूनियन का फ्रांस अध्यक्ष बन रहा है, और साथ ही साथ हिंद महासागर नौसेना सिंपोजियम का वर्तमान का चेयरमैन है। देखो कई सारे वनडे एग्जाम में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन पूछता है, हिंद महासागर नौसेना सिंपोजियम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो फ्रांस है। अब हिंद महासागर नौसेना सिंपोजियम या संगोष्ठी के जो 7वें संस्करण है उसकी मेजबानी फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, हिंद महासागर में फ्रांस का रिलेवेंट क्यों है? आप सिंपल पूछ सकते हो कि व्हाट इज रिलेवेंस ऑफ फ्रांस इन इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन में फ्रांस का रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि रीयूनियन आइलैंड, मैं दिखाता हूँ आपको रीयूनियन आइलैंड। ओके, हम मैप पे आ गए। आप लोग खुद गूगल मैप पे जाकर के इसको चेक कर लेना। ये हमारा प्यारा भारत इंडिया है। अब इंडिया के नीचे आओ, देखो इंडियन ओशन का ये सारा क्षेत्र है, हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्षेत्र। अब यहाँ पे नीचे आओ, नीचे आओगे, यहाँ पे मेडागास्कर आपको दिख रहा है, ये मेडागास्कर हो गया, यहाँ पे मॉरिशस है, और यहाँ पे ये आपको रीयूनियन जो दिख रहा है, यही रीयूनियन आइलैंड बेसिकली फ्रांस का आइलैंड है। ये जो रीयूनियन आइलैंड आपको दिख रहा है ये बेसिकली यही फ्रांस का आइलैंड है। इसलिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का जो है फ्रांस एक सदस्य है, बाय डिफॉल्ट सदस्य है। अच्छा, दूसरा आप देखोगे कि वर्ल्ड में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश का है? विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन नॉर्मली लोगों को लगता है कि रूस का है, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन किसका है? फ्रांस है। तो उसका रीजन है कि फ्रांस का बहुत सारा जो है, बहुत जगह फ्रांस का अपना आइलैंड है, बहुत जगह अपना आइलैंड है।
तो इसलिए विश्व का सबसे अधिक जो है, आप देखोगे सबसे अधिक जो है टाइम जोन है, आई थिंक 12 टाइम जोन है जो फ्रांस का। इंडिया का सिर्फ एक टाइम जोन है। अब सोचो फ्रांस जैसा छोटा देश का 12 टाइम जोन है। उसका रीजन है कि विश्व के कई सारे देश में या कई सारी जगह फ्रांस का अपना आइलैंड है। तो इसलिए भारत को अगर हिंद महासागर में स्ट्रांग होना, तो ऐसे कंडीशन में रीयूनियन आइलैंड यानी फ्रांस के साथ हमारी मित्रता होनी चाहिए या फ्रांस के साथ हमारा संबंध स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस का नेवल बेस है जिसका उपयोग भारत भी कर सकता है, राइट। बाकी आप लोग कोशिश करना जाकर के मैप पे, गूगल मैप पे जाकर के रीयूनियन आइलैंड एक बार फिर से आप लोग देखना। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में किया गया था। यह एक द्विवार्षिक आयोजन है, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष पे इसका आयोजन होता है, जिसकी कल्पना भारतीय नौसेना ने 2008 में किया था। यद्यपि इसका स्थापना इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में किया गया था, लेकिन 2008 से हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, राइट। सबसे पहले 2008 से 10 के लिए भारत इसका अध्यक्ष था। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात हुआ 2010 से 12 में। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हुआ, उसके बाद बांग्लादेश हुआ, और वर्तमान में जो है जून 2021 से 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है फ्रांस। तो इसलिए, और इसमें वर्तमान में 24 देश हैं और इसमें 8 पर्यवेक्षक देश इसमें शामिल हैं। पेगारस मामले में बंगाल सरकार के आयोग की जांच पर रोक। देखो अधिक इंपॉर्टेंट नहीं, बस अधिक इंपॉर्टेंट ये है कि पेगारस जांच समिति की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो अधिक इंपॉर्टेंट है। नाम पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी को डायरेक्टली नाम पूछा जाएगा। पेगारस जांच समिति की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन कर रहे हैं। आई रिपीट द नेम अगेन, आर.वी. रविंद्रन न्यायमूर्ति थे और यही पेगारस जांच समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। देखो कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था, कल या परसों आई थिंक हमने आपके साथ डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था डाटा संरक्षण बिल को लेकर के। डाटा संरक्षण बिल सरकार लेकर आ रही है 2021। डाटा संरक्षण बिल जो सरकार लेकर आ रही है वो एक समिति के सिफारिश के आधार पर लेकर आ रही है, और ये समिति जो है न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा समिति है। न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा समिति के आधार पर संसद में डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में पेश किया गया था, लेकिन इसको भेज दिया गया जेपीसी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको भेज दिया गया, जहां पर डिस्कशन हो रहा था, और अब लग रहा है कि 2021 में फिर इसको जो है संसद के पटल पे पेश किया जाएगा। अब इसमें जो चर्चा किया गया है इस न्यूज़ में कि कई सारे जो ट्विटर का जो है फर्जी अकाउंट है, वो फर्जी अकाउंट की संख्या लगभग 77 लाख है। किसी भी सेलिब्रिटी को अपना जो है फॉलोअर की संख्या बढ़ाना होता है, तो ऐसे कंडीशन में फेक फॉलोअर का वो लोग यूज करते हैं, तो उसी के बारे में इस न्यूज़ में चर्चा किया गया है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र को मिले 11 करोड़ रुपया। केंद्र को 11 करोड़ रुपया बेसिकली किस परियोजना के तहत मिला है? केंद्र सरकार से मिले 11 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को मिला है। इनफैक्ट ये जो मिला है बेसिकली राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत मिला है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत किया गया था 2019 में, जनवरी 2019 में इसकी शुरुआत किया गया था। 102 शहरों को ये टारगेट लिया था कि हमें 102 शहर में वायु प्रदूषण के लेवल 2019 में जो लेवल था उस लेवल को 20 से 30% कम करना टारगेट था 2024 तक, राइट। 19 में इसकी शुरुआत किया गया है। टारगेट सिंपल था कि 102 इंडिया के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में जो पॉल्यूशन लेवल है वर्तमान में उस सिटी के पॉल्यूशन लेवल को 20 से 30% कम करना 2024 तक। लेकिन क्या इसके लिए सफिशिएंट काम हो रहे हैं? क्या इसके लिए सफिशिएंट फंड दिया जा रहा है? क्या इसके लिए सफिशिएंट पैसे दिए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अब देखो इसकी शुरुआत 2019 में क्यों किया गया? इसके बैकग्राउंड में था WHO का रिपोर्ट। WHO का रिपोर्ट एक 2018 में आया था, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहर में 14 शहर, 15 सबसे प्रदूषित शहर में 14 शहर इंडिया के हैं। सोचो, वर्ल्ड
15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में 14 सिटी 14 सिटी इंडिया के हैं। तो इसी रिपोर्ट के बाद सरकार जगी और सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सरकार लेकर आई थी। हालांकि सरकार इसके लिए सफिशिएंट रूप से फंड नहीं दी है, केंद्र सरकार ने सफिशिएंट रूप से फंड नहीं दिए है। अब सोचो 3 साल के बाद पहली बार दिल्ली सरकार को 11 करोड़ रुपए फंड दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। इसका मतलब सरकार भले ही प्लान लेकर आई थी लेकिन सरकार इस पर सीरियस नहीं थी केंद्र सरकार। बाकी देखो, अगर आपको मान लो दिल्ली एयर पोल्यूशन का नोट्स बना रहे हो तो इस पॉइंट को जरूर आप लोग ऐड कर लेना कि दिल्ली एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास कर रही है। तो आपके साथ हमने डिस्कस किया है कि दिल्ली एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार कई सारे प्रयास कर रही है। तो उसी में एक नोट, इसको जरूर आप लोग नोट कर लें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत दिल्ली में वायु प्रदूषण के सुधार के लिए पहली बार दिसंबर 2021 में 11 करोड़ रुपए दिए हैं। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा, राइट। और इसी तरह से नॉर्मली नोट्स बनाया जाता है। जब नोट्स आप बनाते हो किसी चीज़ का, मान लेते हैं कि एयर पोल्यूशन को लेकर के आपने नोट्स बनाया, दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेकर के, तो उसके सुधार के लिए क्या क्या किया गया है उसमें एक पॉइंट के रूप में आप इसको ऐड कर सकते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पहली बार दिल्ली को 11 करोड़ रुपया दिया है दिल्ली एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। पीएम मोदी को भूटान का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी को हर जगह से, बहुत जगह से, इनफैक्ट विभिन्न कंट्री से इनको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, भारत रत्न है, उसी तरह से भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान अवार्ड जो है वो है ऑर्डर ऑफ द्रुक ग्यालपो, ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। देखो यहाँ पे जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया था उसी के संबंध में ये न्यूज़ है कि भले ही सरकार 2019 में ये प्लान लेकर आई थी लेकिन क्या सरकार इसके लिए सीरियस थी? क्या केंद्र सरकार इसके लिए जो फंड देना था राज्यों को वो फंड दिया? क्या इस पे लेकर के काम हुआ? सरकार ने 2019 में लेकर आई थी जनवरी में ये प्रोग्राम, जनवरी 2019 में ये प्रोग्राम आया था और टारगेट था 2024 तक का। 3 साल होने को है लेकिन सरकार सोचो पहली बार दिल्ली सरकार को फंड दिया रहा। तो केंद्र सरकार इसके लिए सीरियस नहीं थी, राइट। तो उसी के बारे में ये न्यूज़ दिया गया। देखो फर्स्ट पेज पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, चुनाव सुधार को लेकर के पीएमओ से बातचीत कर रहा है चुनाव आयोग। तो ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे जिस समिति का हमने डिस्कस किया था एटलीस्ट उस समिति के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, राइट। WHO ने सीरम के कोवैक्सीन टीके को दी मंजूरी। देखो ये कोवैक्सीन नहीं है, कोवोवैक्स है। भारत का जो 2 टीका, महत्वपूर्ण टीका जो भारत में निर्माण किया गया, एक तो आपको सभी को पता है कि एक कोविशील्ड है, मैक्सिमम आप लोगों ने कोविशील्ड लगाया होगा। कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया जो पुणे में अवस्थित है। लेकिन कोविशील्ड का जो रिसर्च किया गया था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। दूसरा था कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का निर्माण और रिसर्च दोनों भारत बायोटेक कंपनी में किया गया जो हैदराबाद में है। और तीसरा वैक्सीन है जो भारत में निर्माण हो रहा है जिसको WHO ने मंजूरी दी है। ये वैक्सीन का नाम है कोवोवैक्स टीका। कोवोवैक्स टीका का भले ही निर्माण सीरम में हो रहा है लेकिन इसका जो रिसर्च किया गया था, इसका जो टेक्निक पे रिसर्च किया गया था वो अमेरिका की कंपनी है नोवावैक्स। अमेरिका की कंपनी है नोवावैक्स। तो नोवावैक्स कंपनी ने रिसर्च किया और रिसर्च करके जो है इसी के रिसर्च के आधार पे कोवैक्स टीका का निर्माण किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। वैश्विक निवेशक भारत में निवेश को तत्पर। देखो जब मैंने ये
चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा सिंपल एक इसका ध्येय था, सिंपल एक उद्देश्य था, और सिंपल ये उद्देश्य था कि बेसिक आइडिया लोगों को होना चाहिए। जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो न्यूज़ के बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को जब आप इग्नोर करना शुरू करेंगे तो वो आपकी सफलता से आप डिस्टेंस आपका होता जाएगा। और छोटी छोटी कभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मसलन स्टार्टअप कंपनी कौन सी कंपनी होगी, तो स्टार्टअप कंपनी का बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए कि स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत किया गया था 16 जनवरी 2016 को, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर इसको देखता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टार्टअप कंपनी जब शुरुआत किया गया था 2016 में, तो ऐसी कंपनी, दो कंडीशन रखा गया था। एक कंडीशन ये था कि ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 25 करोड़ से कम हो और जिसका जो 7 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हो। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, तभी किसी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी कहा जाएगा। ये कंडीशन था 2016 में जब स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत किया गया था, जब एज अ स्टार्टअप की शुरुआत किया गया था स्टार्टअप योजना की, उस समय में ये कंडीशन था। अब कंडीशन चेंज कर दिया गया। अब कंडीशन ये कर दिया गया कि ऐसी कंपनी जो 100 करोड़ रुपये, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से कम हो और जो 10 वर्ष से कम पुरानी हो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करती है तभी किसी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी कहा जाएगा। 100 करोड़ से कम टर्नओवर होना चाहिए और 10 वर्ष से कम पुरानी होनी चाहिए, उसी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी कहा जाएगा। जैसे मान लो अभी के समय में अनअकैडमी है, अनअकैडमी का टर्नओवर बिलियन में चला गया, तो क्या उसे स्टार्टअप कंपनी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। जो स्टार्टअप कंपनी के जो फ़ायदा मिलता है वो फ़ायदा अनअकैडमी को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो स्टार्टअप कंपनी नहीं है, क्योंकि उसका टर्नओवर बिलियंस में चला गया। हालांकि वो 10 वर्ष से कम पुरानी है, तो एक तो टर्नओवर, एक तो कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है कि 10 वर्ष से वो कम पुरानी है, लेकिन दूसरा कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रहा है कि 100 करोड़ से कम का टर्नओवर होना चाहिए, इसलिए अनअकैडमी को स्टार्टअप का लाभ नहीं मिलेगा। अमेजन फ्यूचर सौदा निलंबित। देखो यहाँ अधिक जो इम्पोर्टेंट है, ये सौदा निलंबित हुआ है बेसिकली भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा, और ये आपको पता होना चाहिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय वैसा निकाय होता है जिसकी स्थापना संसद के किसी एक्ट के माध्यम से किया गया है। तो बेसिकली ये एक्ट आया था 2002 में, कंपटीशन एक्ट 2002 में आया था, और इसी एक्ट के द्वारा जो है प्रतिस्पर्धा आयोग या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। अब देखो इसमें 2018 में संशोधन किया गया था, और इसमें संशोधन करके क्या किया गया था कि इसकी सदस्यों की जो संख्या है, अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या 1+6 था। पहले एक सदस्य अध्यक्ष होते थे और 6 इसके सदस्य होते थे, इसको करके 1+3 कर दिया गया था, यानी एक अध्यक्ष होंगे और 3 इसके सदस्य होंगे। तो अप्रैल 2018 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में संशोधन करके इसके अध्यक्ष और सदस्यों का जो है संख्या घटा दिया गया। टोटल अब इसके 4 अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, 4 मेंबर की समिति है ये, पहले ये 7 मेंबर की समिति थी। बेसिकली उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करता है और ये तय करता है कि मार्केट में किसी कंपनी का मोनोपोली ना हो, राइट। कोई भी कंपनी है उसका मार्केट में मोनोपोली नहीं होना चाहिए, ये तय करने का काम करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो हमारे देश की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी होती है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के कई सारा आधार स्तंभ है। हमारे देश के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा आधार स्तंभ है महात्मा गांधी। हमारे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा आधार है बौद्ध धर्म भी। हमारा वियतनाम के साथ जो संबंध स्ट्रांग हो रहा है, तो उसका एक रीजन है कि बौद्धिस्ट धर्म का प्रचार या बौद्ध धर्म की मान्यता रखने वाले लोगों की संख्या वियतनाम में काफ़ी है। तो इसलिए हमारा वियतनाम के साथ जो संबंध स्ट्रांग हो रहा है उसका रीजन ये है कि बौद्ध धर्म, राइट। तो हमारे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के बारे में जब लिखना हो तो आप इस सब चीज़ को कोट करें। तो गांधी जी भारत के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। दूसरा यह भी है, बौद्ध धर्म भी है। अच्छा, डिप्लोमेसी 2 तरह के होते हैं। एक डिप्लोमेसी होता है हार्ड डिप्लोमेसी, एक होता है सॉफ्ट डिप्लोमेसी। हार्ड डिप्लोमेसी मतलब होता है कि पैसा के दम पे, सेना के दम पे जब आप डिप्लोमेसी कायम करते हैं, किसी अन्य देश के साथ संबंध कायम करते हैं, तो उसे हार्ड डिप्लोमेसी कहते हैं। नॉर्मली अमेरिका इस तरह का काम करता है।
सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी होता है कि अपने कल्चर के आधार पे, अपने धर्म के आधार पे, अपनी राष्ट्रीयता के आधार पे, अपनी संस्कृति के आधार पे जब संबंध आप स्थापित करते हैं तो उसे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहता है। भारत बेसिकली सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कायम करता है। एडिटोरियल में बस एक एडिटोरियल इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, इसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट मुझे दिखा नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी एक बार आप लोग इसे पढ़ लेना। यद्यपि यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण से इस टॉपिक को आप लोग जोड़ सकते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं इसको लेकर के डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको खुद से पढ़ लेना। चूँकि देखो अभी हमारे पास जो है साइबर अटैक को रोकने के लिए हमारे पास कोई स्पेशल एक्ट नहीं है, और ये जो बन रहा है निजी डाटा संरक्षण विधेयक जो बन रहा है, ये जो कानून आएगा जो BN श्रीकृष्णा समिति की सिफारिश पे आ रहा है, बेसिकली वो साइबर सिक्योरिटी को भी रोकने के लिए काम करेगा, राइट। तो इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। देखो BPSC के लिए आप लोग देख सकते हैं, या बिहार का अगर कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उसके लिए देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने स्मार्ट मीटर का जो है हर एक घर में स्मार्ट मीटर लगाने का जो टारगेट लिया है वो मार्च 2025 तक लिया। मार्च 2025 तक प्रत्येक घर में स्मार्ट मीटर भारत सरकार लगा देगी, इसका टारगेट लिया गया, सॉरी बिहार सरकार लगा देगी, इसका टारगेट लिया गया बिहार सरकार के द्वारा। कोरोना के कारण मिस वर्ल्ड फिनाले टला। देखो मिस वर्ल्ड का जो आयोजन किया जाता है, मैंने पहले भी बताया आपको कि मिस वर्ल्ड का आयोजन किया जाता है ब्रिटेन के द्वारा, और मिस यूनिवर्स का आयोजन किया जाता है अमेरिका के द्वारा। मिस इंडिया बनी थी मानसा वाराणसी जो मिस इंडिया बनी थी वो मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन ये कोरोना संक्रमित हो गई है और कुछ और लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं, इसलिए वर्तमान में इसके आयोजन को टाल दिया गया। शी जिनजियांग से आयात रोकने को अमेरिकी संसद में मिली मंजूरी। देखो शिनजियांग वो जगह है जहाँ पे उइगर मुसलमानों का जीनोसाइड होता है। 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को जेल में रखा गया। वो दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, वो अपना मुस्लिम नाम नहीं रख सकते हैं। उइगर मुसलमान अपना मुस्लिम नाम नहीं रख सकते हैं, वो दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। बावजूद इसके आज अरब देश खामोश हैं, जो मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान खामोश है। तो जो लोग आज अपने आप को मुस्लिम देशों का रहनुमा बोलता है वो लोग आज खामोश है चीन के जीनोसाइड को लेकर के। लेकिन अमेरिका में देख रहा हूँ कि एक अच्छी कदम यह है कि शिनजियांग प्रांत से जो भी सामान आएगा अमेरिका उसके आयात को रोकने के लिए अपने संसद में कानून लेकर आई है, ताकि अमेरिका स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि आप अपने यहाँ उइगर मुसलमानों के अत्याचार को रोकिए। जो चीन के जब आप देखोगे ना तो चीन कई सारा ऐसा काम कर रहा है जो मुस्लिम देशों को आपत्ति करना चाहिए। जो मुझे लगता है भारत में अगर इस तरह का कुछ काम होता है, या अगर मान लेते हैं फ्रांस वगैरह में इस तरह थोड़ा बहुत काम होगा, तो विश्व के मुस्लिम देश खुल के बोलेंगे। लेकिन चीन के खिलाफ खुल के नहीं बोलते हैं कभी वो। मसलन चीन में जो है वो लोग कुरान शरीफ, जो मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ होता है कुरान शरीफ, चीन में वो लोग कुरान शरीफ को रेनोवेट कर रहे हैं। मतलब वो लोग अपना कुरान शरीफ लिख रहे हैं। जो चीन में मुसलमान जाएगा वो सिर्फ वहाँ का कुरान शरीफ पढ़ेगा, वो चीनी वेरिएंट कुरान शरीफ पढ़ेगा, सोचो, राइट। तो इतना बड़ा रिफॉर्म्स वो लोग कर रहा है, लेकिन बावजूद विश्व के मुस्लिम देश खामोश है चीन को लेकर के। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।